नवीन दुबे साहब, आपका आकलन इसको लेकर क्या कहता है कि एक तरफ बहुत आरोप लगे तो जाहिर है कि एक लोकतंत्र पर भरोसा बना रहे, उसकी परीक्षा है। लोकतंत्र में भरोसा बना, उसका रिजल्ट दिखा, हायर वोटर परसेंटेज, वो भी हमने देखा कि कैसे बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। लेकिन क्या संभावना आपको पोस्ट काउंटिंग नजर आती है? मतलब एक क्लियर मैंडेट मिलेगा, आपको लगता है त्रिशंकु जैसी स्थिति बनेगी? अगर बनेगी तो हम सब जानते हैं कि बीजेपी में राजनीति के चाणक्य अमित शाह जाहिर है कि अपने भी प्लान के साथ हमेशा रेडी रहते हैं, या लालू यादव पीछे से बैठ के सारी पटकथा लिख रहे हैं कि भाई एक साल भले ही रुक जाए लेकिन उसके बाद तेजस्वी को सीएम की कुर्सी मिल जाए तो हमें वो भी मंजूर है। पूर्णिमा जी, देखिए, दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं और हमें वो सिद्ध करनी होंगी, समझनी होंगी। पहली चीज तो ये है कि जिस तरीके का एग्जिट पोल हुआ और जिस तरीके की नई नई एजेंसीज आईं और उन्होंने जो एग्जिट पोल किया उसका किसी का कोई जमीनी आधार नजर नहीं आ रहा था। अधिकतम मैंने देखा तो किसी ने 60,000 का सैंपल लिया। अब वो 60,000 का सैंपल आपने शहरी क्षेत्र से लिया है, अर्बन क्षेत्र से लिया है या आदिवासी क्षेत्र से लिया, कहाँ से वो सैंपल उठाए हैं, क्या उसकी साइंटिफिक प्रक्रिया थी, वो एक अलग विषय है। मैं एक चीज और कहूंगा भारत 24 के दर्शकों को कि अगर कोई सब्जी बनती है और उसमें अगर मिर्ची ना हो तो वो सब्जी जो होती है वो स्वाद विहीन हो जाती है। बिहार के चुनाव में जिस तरीके की जो खिचड़ी पकी है, पहले की चुनाव आप अगर देखें बिहार के तो सारे चुनाव बाइपोलर हुआ करते थे। एक तरफ महागठबंधन आरजेडी लेड, दूसरी तरफ जेडीयू लेड एनडीए गठबंधन होता था। इस बार जनस्वराज पार्टी ने भी वहां पर अपनी ताल ठोकी है, तो ये चुनाव पूरी तरीके से त्रिकोणीय हो गया था, ट्रायंगुलर हो गया था। अब दूसरा विषय आता है कि विकास की जो बात हो रही है, पूरे बिहार कैंपेन में हमने नोटिस किया, पहले चरण का जो चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने, चाहे वो प्रधानमंत्री जी वहां गए हों या अमित शाह जी वहां गए हों, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चेहरा अपने किसी भी संबोधन में नहीं बोला है। उसका असर यह हुआ है कि जमीनी धरातल पर जेडीयू के जो लोग थे, जो उनके समर्थक थे, उन्होंने ये तक कहा है वोटर्स से कि यदि आप जहां हम नहीं लड़ रहे हैं, जहां भाजपा लड़ रही है, वहां आप आरजेडी को मजबूत करिए। ये जमीनी सच्चाई है जो स्वीकार करनी पड़ेगी। पहले चरण की बात कर रहे हैं? मैं पहले चरण की। दूसरे चरण में जब इनको पहले चरण में देखिए इनपुट मिला कि नहीं, यहां हमारा बहुत नुकसान हो चुका है, तो दूसरे चरण के वोटिंग से 2-3 दिन पहले ये जागृत हुए, तब इन्होंने ये स्वीकार करना शुरू किया कि नहीं साहब, यहाँ पे तो नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री चेहरा है, वही रहेंगे। अमित शाह का बयान याद है जब उन्होंने ये कहा कि नीतीश के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा बिहार का? नहीं, मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं, मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं कौन से राज्य में मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी ने पहले घोषित किया, ये बताइए। मुख्यमंत्री चेहरा कौन से राज्य में किया, ये साथ में बताते नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी हमेशा से रही कि चेहरा कौन मुख्यमंत्री का होगा। देखिए, ये कभी नहीं बताया। मैं बताता हूं, जहां ऐसा नहीं है कि घटक दल साथ में बाकी राज्यों में नहीं रहे। नहीं, इतना मजबूत घटक दल किसी राज्य में भाजपा के साथ नहीं रहा है। घटक दल तो पर घटक दल है, जनता दल यूनाइटेड। आप ये कहिए कि उसमें भूमिका बीजेपी की छोटी या बड़ी, तो वो एक अलग नहीं। जनता दल यूनाइटेड के सामने भारतीय जनता पार्टी का और आरजेडी के सामने कांग्रेस पार्टी के दोनों राष्ट्रीय दल हैं, दोनों का कद बहुत छोटा है। तो नीतीश का चेहरा क्या कुर्सी बचाने की मजबूरी जैसा तो नहीं है? नहीं, देखिए, वहां नीतीश कुमार की अपनी एक वोट का दायरा है, एक वोट परसेंटेज है, वोटर उनकी तरफ झुकता है। कुर्मी समाज का वोट पूरी तरीके से समर्पित होता है नीतीश कुमार के लिए। पहले चरण में वो वोट खिसका और आप जब कल देखेंगे काउंटिंग में तो उसकी परिणति आपको नजर आएगी। दूसरी में एक चीज और कह रहा आप कह रहे हैं कि जेडीयू का वोट घटेगा? निश्चित तौर पर जेटीयू का वोट घटेगा और ट्रांसफर होगा आरजेडी को। मैं ये बात कह रहा हूं। दूसरी एक चीज मैं और कह रहा हूं, जनसुराज का, जनसुराज की बात कर रहा हूं। जनसुराज अगर का वोट बढ़ेगा तो किसका घटेगा? नहीं, निश्चित तौर उसका मैं सिद्ध करूंगा। देखिए, ऐसा है, 2015 का जो चुनाव हुआ था उसमें आप देखें भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को जनता दल यूनाइटेड को जो वोट मिला था, 2020 के चुनाव में भाजपा का वोट 5% नीचे आया था और जनता दल यूनाइटेड का 1.35% नीचे आया था। इसके बाद 20 की बात कर रहा हूं मैं। अब 2025 का जो चुनाव है, इसमें एक महारथी जनस्वराज पार्टी जो आई है, उसके साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि उसने जो वोटर 2003 या 2005 या उसके बाद पैदा हुआ और वो आज पहली बार वोटर है, उसने लालू यादव का गुंडा राज वो सब देखा ही नहीं है। वो जो देख रहा है वो नीतीश कुमार को पिछले 20 वर्ष से देख रहा है बिहार में, और वो अपने भविष्य को लेकर संजीदा है।
आज की तारीख में आईटी के क्षेत्र में आप जाइए तो प्रवासियों की, बिहार के प्रवासियों की बड़ी संख्या है, चाहे वो दिल्ली और एनसीआर और गुड़गांव की आप बात कर लें या बेंगलोर की बात कर लें। क्या कोई आईटी इंडस्ट्री बिहार के अंदर पिछले 20 वर्ष में लगाई? नहीं लगी। तो विकास की परिभाषा क्या है? अगर आप कहते हैं सड़क, बिजली, पानी ये हमारा विकास है, तो मैं समझता हूं आप विकास को दूर दूर तक जानते भी नहीं है। ये विकास नहीं। और प्रशांत किशोर ने 30 सेकंड प्रशांत किशोर ने अपने कैंपेन में जो बात कही वो मूल मुद्दों पर युवाओं को संबोधित करते नजर आए। और मैं कह रहा हूं कि निर्णायक वोटर युवा है, कल के परिणाम बहुत चौंकाने वाले हैं। प्रशांत किशोर तो वैसे भी नहीं, बात भागने की नहीं है सौरभ जी। ये देखिए, पहले चरण के 2 दिन पहले सुनिए ना, प्रशांत किशोर इस बार के चुनाव में जीतने के लिए लड़े भी नहीं है। आप ये समझिए, उनकी पार्टी, उनकी आने वाले 5 सालों की तैयारी है, उनकी तैयारी है विकल्प बनने की। वो अभी जो भी वो करेंगे वो वोट कटुआ पार्टी ही रहेंगे, वो चाहे जिसका भी काटे, जो भी उसका कैलकुलेशन है वो एक अलग बात है, लेकिन वो अभी चुनाव जीतने के लिए कम से कम लड़े भी नहीं है, ये भी तय है। देखिए, जब चुनाव होता है तो निश्चित तौर पर कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी आती हैं जो चुनाव के समय कुछ पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन चुनाव से ठीक 1 हफ्ता पहले वो ऐसा कहा जाता है कि भाई उनको पैसे मिल गए, पैसे कमाने के लिए आए थे, शांति से बैठ गए। मैंने इस पूरे चुनाव में पीके साहब को सम्राट चौधरी पर वार करते हुए देखा। तमाम ऐसे विषय, मैं उनको इसकी सराहना करता हूं कि शिक्षा का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा, एमएसपी का मुद्दा उन्होंने जमीनी स्तर पर रखा, लेकिन जब मेन समय था चुनाव का तब वो 2 दिन पहले से ही गायब हो गए प्रथम चरण के बाद, और उसके बाद से लगातार वो दिखाई नहीं दिए। उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ी शंका है कि क्या वो वास्तव में ईमानदारी से इस चुनाव को लड़ रहे थे, या जो अरविंद केजरीवाल जी की पटखटाते हुए वो लिखने के लिए आए। देखिए, नीतीश कुमार जी को लेकर के जो एक बात कही गई, नीतीश कुमार जी के साथ जो है अमित शाह जी की चाणक्य जो है वो जो कही जा रही है ट्यूनिंग वाली बात, मुझे लगता है वो बहुत ही बड़ी बात निकल करके आएगी। क्योंकि नीतीश कुमार जी, आप ये समझ लीजिए, बिहार के परिणाम आने के बाद केंद्र पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर कुछ इधर से उधर होता है तो केंद्र की राजनीति पर भी बहुत असर पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि नेगोशिएट कर सकते हैं नीतीश। देखिए, अभी उनके पास एक मंत्रालय है केंद्र के अंदर, ललन जी के पास, उसके बाद बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन ये सारे एक अनुमान है। लेकिन देखिए, ये अनुमान गलत नहीं हो सकता, क्योंकि नीतीश कुमार जी का जो हमेशा से चरित्र रहा है वो कभी ना कभी ऐसा रहा है कि वो झुक जाते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं। लेकिन इस बार मंच पे उन्होंने कहा इधर उधर नहीं जाएंगे। इस बार प्रधानमंत्री के सामने पहले ही दिन से इधर उधर नहीं वादा किया है कि चाहे जो हो जाए हम इधर उधर नहीं जाएंगे। लेकिन यह भी देखने वाली बात है कि पिछली बार जदयू का आंकड़ा, चूंकि चिराग पासवान की पार्टी से लड़ने के कारण उनके आंकड़े कम हो गए थे, वही आंकड़े इस बार बढ़ के आ रहे हैं। अगर 60 से ऊपर जदयू जाती है तो ये मुझे लगता है कि कुछ नया देखने को हमें मिल सकता है। ठीक है, ऋषभ जी। पूर्णिमा जी, जब 2024 का इलेक्शन का रिजल्ट आया था तो उस समय भी मीडिया में विपक्ष के द्वारा कई तरह की बातें चल रही थी कि जो सपोर्ट कर रहे हैं एनडीए को वो मलाइन मंत्रालय मांगेंगे, प्रेशर बिल्डअप होगा, टीडीपी और जेडीयू मिलकर प्रेशर डेवलप करेगी। वो सारे परसेप्शन खारिज हो गए और सबने दिल खोलकर हाथ मिलाकर मोदी जी के ऊपर निर्णय छोड़ा और एनडीए की एक खुशहाल, एक मजबूत और एक दमदार सरकार दिखी। ऋषभ जी, दिल खोलकर जितनी फाइनेंशियल एड बिहार को दी गई थी ना, दिल खोल कर दी गई थी, उसने उन सभी सवालों पर पूर्ण विराम लगा दिया था। ऐसे नहीं तो ऐसे सही। मैडम, मैं जवाब दे दूं? बिल्कुल दीजिए, इसको भी साथ में जोड़िएगा, और गलत है तो बताइएगा। बिहार को अगर अच्छा पैकेज मिलता है तो इसमें क्या तकलीफ होनी चाहिए, खुश होना चाहिए? आपको तकलीफ है? अपनी ये तो आप नेगोशिएटिंग पावर पर बताइए ना कि आपको ज्यादा इससे तकलीफ हुई या आपको दूसरी तरफ ज्यादा फायदा हो गया। आपको दूसरी तरफ ज्यादा फायदा हुआ या इसमें कम तकलीफ हुई, ये बताइए ना। देखिए ऋषभ जी सुनिए, राजनीति में ना, राजनीति में देखिए टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है। ये बात आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और इतने सालों से पत्रकारिता करते हुए मैं भी बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। और हमेशा सब कुछ कहकर नहीं किया जाता है, संकेतों के बड़े मायने होते हैं। पूर्णिमा जी, मैं पहली बात तो आपकी पत्रकारिता पे कोई सवाल नहीं, मैं एक बात बता रही हूँ आपको कि राजनीति में संकेतों के बड़े मायने होते हैं, कई बार सब कुछ कह के नहीं किया जाता। दूसरी बात, बिल्कुल सब कुछ कह के नहीं किया जाता, इशारों में बहुत कुछ कह दिया जाता है और आप जो इशारों में कहना चाह रही है वो मैं भी समझ रहा हूं, लेकिन वास्तविकता यह है कि 2024 के बाद हमारी सरकार बनी और संयोगवश ये है कि अब बिल्कुल नजदीक में बिहार इलेक्शन था, तो जब हम सरकार में चुन के आए तो पैकेज दिए, उसमें गलत क्या है? पूर्णिमा मिश्रा जी को तो बिहार में ज्यादा पैसा जैसे दिक्कत नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है। पॉइंट 1। दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूं मैडम कि जो बातें दुबे जी के द्वारा कही गई,
दुबे जी के द्वारा दो बातें कही गई। पहला कि जेडीयू का कद इतना बड़ा है कि उसके आगे भाजपा कांग्रेस का कद छोटा है। पहली बात तो हम किसी का कद बड़ा छोटा देखते नहीं। इतिहास में हमने दिखाया है कि बड़े भाई होके भी हमने छोटे भाई को सरताज और आगे प्यार देते हुए बड़े जगह पे बैठाया है। तो हम लकीर मिटाने नहीं, लकीर बढ़ाने में विश्वास रखते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि डेवलपमेंट का मॉडल केवल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है और आईटी पार्क आपने कितने बैठाए। मुझे एक बात बताएं दुबे जी, अगर आपके घर तक रोड नहीं रहेगा तो आप किसी भी डेवलपमेंट को किस रूप से लेके जाना चाहेंगे? ऋषभ जी, 20 साल के अंदर अगर आप रोड नहीं पहुंचा पाए और आप दावा कर रहे हैं तो सबसे बड़ा फेलियर है ये नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। सच है, स्वीकार करना नवीन जी इसके बाद में ले पहली अरे आप अपना सच स्वीकार कीजिए महाराज। जिसका बैक स्टेज पे बड़ाई कर रहे थे ना जन स्वराज का, उसी पे जवाब। नहीं, मैं जन स्वराज की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं तो प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं। आपने कहीं डेवलपमेंट की बात ही नहीं की है, आपने कहीं एम्प्लॉयमेंट की, आपने 10,000 रुपए बांट के वोट लेने की जो कोशिश की है उसका जवाब वो महिलाएं दे रही हैं जिनको वो पैसा नहीं मिला। भाई साहब आप समझिए गंभीरता। ठीक है, पहले उनकी बात होने सर बहुत शालीनता से सुना था सर, प्लीज क्षमता रखिएगा। कहने का विषय यह है, जब स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन की बात कही जाती है, SEZ की बात कही जाती है, तो अब किस रूप से आज अगर हम नोएडा में, गुड़गांव में IT हब देखते हैं, साइबर हब देखते हैं, तो अगर वहां रोड ना रहे, बिजली ना रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर ना रहे, तो आप क्रिएट कर देंगे क्या? तो कैसी बेवकूफी वाली बात करते हैं भाई साहब। नोएडा का डेवलपमेंट कितना पुराना है, जरा गुड़गांव का डेवलपमेंट कितना पुराना है। नीतीश कुमार 20 साल के वहां क्या है, 2005 में क्या गुड़गांव और नोएडा ऐसे थे जैसे नवीन जी, कोई भी लेकिन किसी भी राज्य के विकास को, नवीन जी, किसी भी राज्य के विकास को आप कैसे आप उसको मेजर करेंगे? नवीन जी, किसी भी राज्य के विकास को आप कैसे मेजर करेंगे ये बताइए।